स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी की हमारी इस खास पेशकश इंडियन डिफेंस एनालिसिस में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज हम भारतीय प्रतिरक्षा के मद्देनजर अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम भारतीय तोपखाने पर चर्चा करेंगे। तोप का नाम आते ही वैसे तमाम हिंदुस्तानी के जहन में बोफोर्स और उससे जुड़ा हुआ विवाद आता है। हालांकि उस कांड को अब 30 साल से ज़्यादा हो चुका है। इस दौरान एक पीढ़ी खप गई। जाहिर है आगे बढ़ने की ज़रूरत थी और भारतीय सेना को उसकी ज़रूरत बहुत समय से महसूस की जाती रही थी। इस ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया गया। बॉर्डर पर दुश्मनों का सामना कर रही भारतीय सेना ने पिछले कुछ महीनों में रक्षा मंत्रालय ने इस ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं और न सिर्फ विदेशी तोपों का सौदा तय हुआ है बल्कि भारत में भी अब एक ज़बरदस्त तोप का निर्माण हुआ है। साथ ही विदेशी कंपनियों भी अब भारत में अपने हवाई तोप बनाने का मन बना चुकी हैं। सरकारी उपक्रमों से ही सौदा नहीं हुआ, निजी कंपनियों से भी इस दिशा में सौदे किए जा रहे हैं। आईडीए में आज हम भारत के एसी क्षमता यानी कि भारत को जो तोपें मिल रही हैं, कह सकते हैं कि एक मोबाइल तोप भारत को संभवतः पहली बार मिलेगी जो कि प्लेन्स के साथ साथ डेजर्ट और माउंटेन में भी काम कर पाएगी। तो चर्चा आज हम इसी पर करेंगे 3 खास मेहमानों के साथ। इस पर रिपोर्ट देखें और चर्चा करें उससे पहले जो 3 खास मेहमान हैं उनका परिचय। हमारे साथ मेजर जनरल पीके चक्रवर्ती साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत चक्रवर्ती सर आपका। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय हमारे मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। और डिफेंस जर्नलिस्ट और इस पर नजर रखने वाले अजय बैनर्जी भी हमारे साथ हैं। अजय आपका भी बहुत स्वागत। नमस्कार। तो तीनों खास मेहमानों से चर्चा करें उससे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को। हर भारतीय बोफोर्स नाम से वाकिफ है। 1980 के दशक के मध्य में कलंकित इस नाम को अपनी असल पहचान हासिल करने में करीब 1.5 दशक लग गए, जब करगिल और आसपास की पहाड़ियों में बोफोर्स तोपों की गर्जना ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए। बोफोर्स कांड के कारण ही भारतीय प्रतिरक्षा से जुड़े लोग करीब 3 दशक तक रक्षा सौदों और खासतौर पर तोप खरीदने से बचते रहे। लेकिन मौजूदा सरकार ने फिर से साहस दिखाया है, जो पड़ोसी मुल्कों की बढ़ती सामरिक ताकत को देखते हुए जरूरी भी है। पिछले वर्ष के अंत की ओर अमेरिका के साथ 145 लाइट हॉविट्जर M777 तोपों के सौदे को हरी झंडी दिखाई गई थी। अब सरकार ने 100 K9 वज्र टी तोपों का सौदा तय कर दिया है। यह ऑर्डर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को दिया गया है। 155 mm की इन तोपों में 50% देसी कलपुर्जे लगे होंगे, जिससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। मूल रूप से कोरिया से आने वाले इन तोपों को खासतौर पर रेगिस्तानी इलाकों के लिए बनाया गया है। हल्के वजन के कारण M777 को पहाड़ी इलाकों में ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। दूसरी तरफ तमाम हालात में सफल परीक्षण कर भारत ने धनुष को बोफोर्स के विकल्प के तौर पर तैयार किया है। अब K9 वज्र टी से रेगिस्तानी इलाकों में भारतीय फौज को जो ताकत मिलेगी, उसकी चिंता सबसे ज्यादा कहां की जा रही होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। आईडीए में आज हम भारत के तमाम तोपों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत चक्रवर्ती सर से। वैसे मेरा पहला रिएक्शन की आमतौर पर कि देर आए दुरुस्त आए, इस स्टेप को कैसे देखेंगे आप भारतीय सेना? आई थिंक ये तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और जैसे मतलब अभी आपने पहले ही बताया है कि बोफोर्स गन के बाद वैसे एक सोल्टम गन हमने इंडक्ट किया था। वो एक हाइब्रिड गन हम कह सकते हैं कि 130 मिलीमीटर के कैरेज के ऊपर हमने 155 45 कैलिबर इजराइल से बैरल लेके 180 गन्स हमने किए हैं। बट ये जो 3 गन आ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि 155 मिलीमीटर बोफोर्स के बाद 155 mm 39 कैलिबर, 155 45 कैलिबर और 155 52 कैलिबर, ये तीनों ही इंडक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अल्ट्रालाइट हाउट्जर, वो है 155 39 कैलिबर। जैसे आपने बोला है, पूरा माउंटेनस एरिया या आउट ऑफ एरिया कॉन्टिजेंसीज, चाहे आप अंडमान में ले जाए, एक शिनूक हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स के पास ऑलरेडी उसका भी डील हो गया है, वो आ रहा है साथ साथ। और ये गन का वजन जो है सिर्फ 10,000 पाउंड है। बहुत ही अंडरस्लंग आप ले सकते हैं या हेलीकॉप्टर के अंदर भी ले सकते हैं। easy to carry, वेरी इजी टू कैरी एंड वेरी लाइट, टाइटेनियम से बना हुआ है। ये है 39 कैलिबर, इसका रेंज तकरीबन बोफोर्स जैसे है, बट अ वेरी फ्लेक्सिबल गन। और ये भी मेक इन इंडिया होगी, अभी FMS से आ रही है। सेकंड गन जो आ रहा है आपका, जो है जिसका आपने बताया है, विच इज़ दी K9 यानी वज्रा या K9 थंडर, ये L&T बनाएंगे। ये सैमसंग टेक्विन का गन है, ये ट्रैक्ट गन है। हमने जो प्रपोजल इनिशियली दिया था, व्हील था पंजाब के लिए और ये था डेजर्ट्स, बट व्हील गन का हमारा ट्रायल्स अभी
ठीक नहीं होने के कारण शायद ये प्लेन्स और डेजर्ट्स दोनों में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये 52 कैलिबर है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं धनुष। धनुष इज नॉट मेक इन इंडिया बट एक्चुअली मेड इन इंडिया। It's a design. It's basically from the Bofors gun. The design was taken, but हम कहीं और मात्रा आगे चले गए। अच्छा, Really, what जो हम कहेंगे कि you want designed in India, to be developed in India, made in India, manufactured। 6 गन ऑलरेडी इंडक्टेड और एक और इंडेंट चला गया है वो FB को, क्योंकि for 114 more guns. So what more do you want? और इससे कैपेबिलिटीज़ जो है बहुत बड़े हैं। और सबसे अच्छा चीज़ जो आपने कहा है कि सरकार ने ये तीनों का कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो गए, मन बना लिया है। राय सर, आपका असेसमेंट कैसे देखते हैं इसको, मतलब और कितना इंपॉर्टेंट कदम है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के इस फैसले से जो इंडियन आर्मी का एक मीडियमाइजेशन, आर्टिलरी का मीडियमाइजेशन का एक बड़ा प्रोग्राम एक कंसीव किया गया था, ये उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि जो लड़ाई के मैदान में आपकी जो एडवर्सरी है उसके खिलाफ कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। और मज़े की बात यह है कि कैपेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये कि जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जो आपका एम्युनिशन मैनेजमेंट है, जो आपके लॉजिस्टिक पैराफर्नेलिया इन गन्स के साथ जुड़े होते हैं, उन सब में भारी कमी आती है। इसके बावजूद कि आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, अच्छे तरीके से बढ़ जा रही है। और फिर अगली बड़ी बात ये हो जाती है कि जब आर्टिलरी का जो फायर है, ये आपको मालूम है कि जितनी भी ये गन्स की बात की गई है, कम से कम इनकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर की है। तो इतनी बड़ी रेंज के चलते चाहे वो दुश्मन के इलाके में फायर करना हो, चाहे उस फायर को कहीं से भी कोऑर्डिनेट करके एक जगह पे गिराना हो, कंसंट्रेशन ऑफ फायर जो है वो बढ़ जाता है, जो लड़ाई के मैदान में एक बहुत अहमियत रखता है। और उस कंसंट्रेशन में इतना ज़्यादा इजाफा होता है कि आप कितनी भी मात्रा में बिना गन को शिफ्ट किए हुए उस फायर को डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारी अपनी भाषा में कहा जाता है शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड को किस तरह से कहाँ आप लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के फायरिंग से आप जो एडवर्सरी है उसके जो फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको मनूवर करा सकते हैं ज़मीन के ऊपर, बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ दिस अपर हैंड हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो अपर हैंड वहाँ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी आता रहा है कि इंडियन आर्मी की काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं, काफ़ी गैप है, हमारी बहुत सारी चीज़ों में हम पिछड़ गए हैं, उन सब के मेकअप करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि आपके पास अगर ज़्यादा कैपेबिलिटी के कम हथियार हैं तो वो कम कैपेबिलिटी के ज़्यादा हथियारों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए ये जो फैसला गवर्नमेंट ने भी किया है और इस तरह की जो न्यू गन्स आ रही हैं, मेरे ख्याल से 2019 या 2020 तक इनकी इंडक्शन हो जाएगी। और जहाँ तक इनकी ट्रेंड मैन पावर का सवाल है, इसमें हमने पहले भी देखा है, इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, तीनों ही की कैपेबिलिटी जो ट्रेन करके नए इक्विपमेंट पे जल्द से जल्द उसको ऑपरेशनल करने की इतनी सुघड़ है कि 1971 में भी कई हथियार उस समय आए थे, लेकिन बहुत जल्दी से उसको ड्यूरिंग शॉर्ट वॉर में ही उसको जो है ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा कदम है और जिसके लिए जो है इसके मतलब इतने सारे फ़ायदे एक साथ हो जाते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट भी जो है मतलब आज की जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए उनको मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो उनको मतलब उन्होंने जिस तरह से इन प्रोग्राम्स को, इन एक्विजिशंस को जल्दी से क्लियर किया है। अब देखना यह है कि एक्विजिशन किस तरह से आती हैं, कितने टाइम फ्रेम में आती हैं, और अपनी तरफ से जिसको हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मेक इन इंडिया में कितनी हेल्प इसकी हो पाती है, ताकि आने वाले समय में हमारी जो सुरक्षा की कैपेबिलिटीज़ है वो और बढ़ सके। अजय, आपका रिएक्शन, मतलब इसे कैसे देखेंगे और कितना बूस्ट मतलब आर्मी को इससे मिलेगा? देखिए अनुराग, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जो करें K9 वज्रा गन के बारे में करें, जो एक ट्रैक्ड गन है। आप इमेजिन करिए 70 किलोमीटर की स्पीड पे वो गन मूव कर सकती है, उसकी इतनी स्पीड है। तो डेजर्ट्स में 70 किलोमीटर की स्पीड में आपके पास पहली बार ऐसी एक तोप होगी जो 70 किलोमीटर की स्पीड पे टैंक्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के साथ मूव कर सकती है। पाकिस्तान के साथ हमारे 3 स्ट्राइक कोर हैं, उनमें से 2 डेजर्ट बेस्ड हैं और 1 पंजाब बेस्ड है जो प्लेन्स है, दरियाई इलाका है। सो आप इमेजिन करिए बैटलफील्ड में जब आपके पास एक गन है जो टैंक्स के साथ उसी स्पीड पर मूव कर रही है एक बैटलफील्ड में, तो पहली बार ऐसी कैपेबिलिटी आर्मी के पास होगी। वो गन की जो मारक क्षमता है वो करीब 40 से 45 किलोमीटर है। टैंक्स की मारक क्षमता इतनी नहीं होती है। तो जब गन की 40-45 किलोमीटर मारक क्षमता है, आपके पास एक तरफ हाई एंड में ब्रह्मोस है, आप ब्रह्मोस तो नहीं लगाएंगे ना फायर असॉल्ट में, तो लगेगी K9।
जो कि टैंक्स के साथ सेम स्टाइल, सेम मूवमेंट और फायरिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि सेना के लिए एक नया कदम है और बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। तो इसको आपको लगता है कि ये डिमांड जितने दिन से थी उस डिमांड चूंकि ज़्यादा समय से थी, मेकअप करने में थोड़ा टाइम लगा इसको? जी बिल्कुल, आर्टिलरी गन्स हम सब जानते हैं, 30 साल से बॉफर्स का सौदा 1986 में हुआ था, 410 गन खरीदी गई थी और उसके बाद कुछ हाइब्रिड हम काम करते रह गए, कुछ अपगनिंग करते रहे। हिंदुस्तानी सेना का एक आर्मी फील्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, सन 99 में बना था, उसमें करीब 2700 आर्टिलरी गन्स की बात की गई है। जी हाँ, जी हाँ। 1540 कुछ टोड आर्टिलरी गन्स हैं और 814 कुछ और हैं और 100 ये थी जो K9 अब बात हो रही है, इनको कहते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन्स। मैंने ये खुद चलती हैं और ट्रैक पे चलती हैं, इनका मतलब होता है सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन्स। वैसे 10 साल तो मतलब माना ही जाए कि 10 साल तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब। जी बिल्कुल अनुराग, 10 क्यों 20-25 साल नहीं कुछ हुआ है, तो 10 तो बड़ी छोटी चीज़ है। गन तोपों के मामले में हम बहुत पीछे चल रहे थे। बॉफर्स के बाद लोगों की, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कलम रुक गई थी, वो डर हट गया है। और अब जैसे K9 की बात हुई है, इससे पहले ULH की बात हुई है और धनुष की बात हुई है। तीनों अब मेरे ख्याल से आने वाले 2-3-4 साल के अंदर तीनों गन्स आपके पास होंगे और अगला कदम इमीडिएटली लेना चाहिए। आर्टिलरी गन जो पूरा प्रोग्राम है 1580 टोड गन्स का, वो आपको इमीडिएटली लेना पड़ेगा। जैसे हमारे थ्रेट बढ़ रहे हैं हिमालयाज में या प्लेन्स में, जैसे जैसे हमारे थ्रेट बढ़ रहे हैं, हम बड़ा मुल्क बन रहे हैं, हमको उस हिसाब से स्टेप भी बड़े लेने पड़ेंगे। एक सवाल आता है कि आमतौर पर कुछ जो बड़े सौदे हुए हैं जिस पर हमने प्रोग्राम भी किया था, वो होते हैं आमतौर पर डिटरेंस के लिए, लेकिन ये तो आपकी जो संभवतः कुछ इमीडिएट ज़रूरतें होती हैं उसके लिए भी होता है, जो डायनेमिक्स होता है फॉर इमीडिएट। और जैसे मैंने बोला, ये साहब ने करेक्टली बोला, ये 3 है और भी है। देखिए, यू गॉट द टोड गन जिसका ट्रायल्स हो चुका है, दो कॉम्पिटिटर्स है, एक एल्बिट है और दूसरा नेक्स्टर का है, तो वो उसका है। दूसरा आपका माउंटेड गन का, जिसको 814 उन्होंने बोला। माउंटेड गन अगेन आप जो है बिल्कुल पूरा गन माउंटेड होगा ना। वो माउंटेड गन शायद पंजाब में एंड दी अदर रीजन्स, बट माउंटेड का मेरे को ये भी लगता है अच्छा। हमने सोचा कि जहाँ पे रास्ते जा रहे हैं माउंटेड गन भी ठीक रहेगा। सो ये भी 814 आ रहे हैं। और तीसरा चीज़, सबसे अच्छा चीज़ जो हो रहा है, इन गन्स के साथ साथ हमने एक व्हाट यू कॉल एक ATACMS गन भी बना लिया है, जो कि DRDO के अंडर बना है। तो वो भी 155-52 कैलिबर है, जिसका डेवलपमेंट ट्रायल्स हुआ है। देखिए, आर्टिलरी का ट्रायल्स बहुत लंबा होता है क्योंकि हम इसका फायरिंग बहुत लंबा करते हैं। देखिए, टैंक गन नॉर्मली हम 4 से 5 राउंड के तकरीबन इन ए डे मैक्सिमम 10 राउंड फायर करते हैं। एक आर्टिलरी गन जो है इन ए डे इट कैन गो अप टू 100, 200, 300 राउंड्स। तो ज़रूरी है कि इसका टेस्टिंग बहुत लंबी तौर से किया जाए ताकि बैरल का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये सब पता लगे। तो ये बाकी गन्स भी अभी आ रहे हैं। प्लस अभी हमने कई जगह पे प्रोग्रेस किया है। आर्टिलरी का रॉकेट्स आ गए, स्मर्च रॉकेट्स आ गए हैं। जो एग्जिस्टिंग BM-21 आपके पास है, उसका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनेशन वो भी 40 किलोमीटर जा रहा है, ऑलरेडी इंडक्टेड। और तीसरा चीज़ आपके पास ब्रह्मोस मिसाइल 3 रेजिमेंट्स तो आ गए हैं, ये है प्लेन्स के लिए। और स्टीप डाइव जो है एक्यूरेट ट्रायल्स हुआ है, जिसमें 264 किलोमीटर पे एक टारगेट जो है ऑन टारगेट हिट किया है अंडमान पे ट्रायल्स में। इंडियन आर्मी जो है बगैर एक्सेप्टेंस, रामेश्वर राय साहब बैठे हैं यहाँ पे, उनको इस बात में मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है। कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है, और आर्टिलरी का एक्सेप्टेंस हमेशा इन्फेंट्री या आर्मर्ड कोर का ऑफिसर करेगा। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि नहीं असली में दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द, क्योंकि फ़र्क पड़ता है कि देयर शुड बी ए फेयरनेस। तो अभी इसका जो एक्सेप्टेंस जो MO डायरेक्टरेट ने किया 264 किलोमीटर्स, इतना लंबा टारगेट ही हम लोग को नहीं मिलता है, बट हमने अंडमान में एक आइलैंड पे इसको हिट किया है। ब्रह्मोस ने जाके 264 किलोमीटर स्टीप डाइव, ताकि अगेन आप जो साहब बोल रहे थे पहाड़ में इस्तेमाल, क्योंकि पहाड़ी इलाके में अगर आप इस्तेमाल ना कर पाओ तो बहुत चाइना पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स में हमारे पहाड़ आ जाते हैं और इधर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम हिट कर पाए। ये एक्यूरेट और मतलब एक्यूरेसी और जो डिस्टेंस की बात होती है उस पर कहाँ तक फिट? एक्यूरेसी और डिस्टेंस में मैं पहली बात तो आपको ये अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि दर्शकों को कि पहले पुराने समय में एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट यानी AROP हुआ करता था, जो हेलीकॉप्टर से इस फायर को डायरेक्ट करता था।
आज के वेपन की प्रिसीशन टेक्नोलॉजी, एमनिशन की और फायरिंग की जो एडवर्सरी के पास है, हम उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। उसमें मैन पावर लॉस होगा जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। ओके। तो उसके लिए जो यूएवीज जो आजकल निकले हैं, खासकर हेरॉन जो यूएवी आया है, उससे हम लोग करते हैं ये डायरेक्टिंग ऑफ द ओन आर्टिलरी फायर। ओके। अब वो टेक्नोलॉजी या उस चीज़ को अभी नेक्स्ट लेवल पे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी लंबे लंबे रेंज की अगर गन्स आ रही हैं तो ज़रूरी है कि हमें इतने लंबे लंबे रेंज पे फायर की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए कोई ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म चाहिए जो उस गन्स का फायर एक्यूरेटली वहाँ डाल सके। हाँ। तो उसके लिए जो है अभी हमें फोकस देना पड़ेगा यूएवी कैटेगरी ऑफ मूविंग प्लेटफॉर्म्स। ओके। उसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि जो 155-52 कैलिबर गन की जिसकी बात ये कर रहे थे, जिसके ट्रायल्स क्लियर किए गए हैं, जिसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों की उसमें जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फायर करने की भी कैपेबिलिटी है। ओके। तो एक ये कहना चाहते हैं जो रेंज ऑफ आर्टिलरी जो इस समय मीडियमाइजेशन प्रोग्राम में इंडक्ट की जा रही है, उसमें इस सब नॉर्मल कन्वेंशनल फायरिंग के साथ साथ उसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फायर करने की भी काबिलियत है। तो ये एक तरह से आप समझते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है। अगर ये आपको एक डिफरेंट एज भी देगा फिर, मतलब ये डिफरेंट एज दे रहा है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ताकि लोग ये ना समझें कि अगर एडवर्सरी कल को ऐसे हवा में मारता रहता है कि TNW बना रहा है। बनाना एक बात है, डिलीवरी मीन्स पे परफेक्ट करना उसको दूसरी बात है। ओके। तो डिलीवरी मीन्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाने से। बना के क्या करेंगे, आप डिलीवरी नहीं कर सकते। तो ये एक एज भी इंडियन आर्मी को ये पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है वो मिल रहे हैं। ये दो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। और अच्छा, इसी पर आपका इस गन्स की एक्यूरेसी के बारे में जिस तरह की रिपोर्ट है, जो डिस्टेंस और एक्यूरेसी के बारे में, वो कैसी है और वो कितना फायदा? अनुराग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक्यूरेसीज बहुत इंप्रूव कर गई हैं। दोनों जनरल साहब जानते हैं, उन्होंने सेना में काम किया है। जब ये लोग एज यंग ऑफिसर ज्वाइन किए होंगे तो एक्यूरेसी कुछ और थी, आज कुछ और ठीक है। हाँ। जैसे सर ने भी, जनरल साहब ने बताया कि वो एक यूएवी से डायरेक्ट होता है। एक हमारी सन 2010-2011 में ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी चली थी इंडियन आर्मी की, जनरल वीके सिंह साहब तब आर्मी चीफ हुआ करते थे। तो वो सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड इज नेटवर्क सेंट्रिक। मतलब यूएवी से पिक्चर आएगा और पीछे कमांड एंड कंट्रोल पीछे से चलेगा। नेटवर्क सेंट्रिक उसे कहते हैं। यूएवी ऊपर से लाइव वीडियो, लाइव फोटो कन्वे करेगा, पीछे रिले करेगा जैसे सैटेलाइट कन्वे करती है। ठीक है। और पीछे से कमांड कंट्रोल उसको डायरेक्ट करेगा कि अब हमने कौन सी तोप आगे करनी है, कौन सी पीछे करनी है, कौन सी टुकड़ी आगे करनी है, कौन सी टैंक रेजिमेंट आगे चलानी है। दैट इज फॉर लैंड बैटल। ठीक है। आइडियल कन्वेंशनल बैटल। नॉन कन्वेंशनल बैटल में तो कुछ और ही होता है। ठीक है। कन्वेंशनल बैटल की बात करें तो वो उसमें मेरे ख्याल हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सब चीज़ों के, और थोड़ी सी। बहुत अच्छा काम हुआ है, बट थोड़ी सी कदम और तेज करने पड़ेंगे। ओके। एक चीज़ जो आपने बात किया था खासकर में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की, इसकी इन तोपों की जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो कितना अहम रहेगी और वो उसमें कैसा आप कदम देखते हैं? इनके सबसे एक तो गवर्नमेंट ने अच्छा ये लॉन्च किया है कि मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया के तहत, क्योंकि उसकी शैडो हर एक्विजिशंस के ऊपर है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे हम R&D करके उसको लाएं, चाहे हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो TOT क्लॉज है उसको डाल करके ही हम इक्विपमेंट को इंपोर्ट करें। और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में ये बहुत ज़रूरी है। इसको हमने अब तक इतना सीरियसली नहीं लिया था। ये जो धनुष की जो बात की जा रही है वो भी कुछ इस तरह से ही हुआ था। DRDO को काफ़ी समय से किसी को पता ही नहीं चला कि इसके क्लॉज में था ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और बैठे रहे हम उसके ऊपर। We had the designs actually. We had everything and we sat on it. If we would have gone ahead with the TOT, we would have inducted this Dhanush in much earlier time frame. Okay. So that will remain very very important. और एक पॉइंट मैं और देना चाहूँगा आपको श्रोताओं के लिए कि ये जो गन्स की लॉन्ग रेंज और इनकी जो कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो हमारी बैटल फील्ड में, वो है सरप्राइज और डिसेप्शन पे। ओके। पहले क्या होता था कि हम जहां कोई चीज़ डिप्लॉय करते थे तो दुश्मन पहले से पकड़ लेता था कि ये यहीं पे एक्शन होने वाला है। इन गन्स की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हम इनको कहीं भी डिप्लॉय करें, जो फायरिंग का इफेक्ट है वो कहीं और लाया जा सकता है। अच्छा। ये जो रेंज ये कैपेबिलिटी दे रहा है, अगर हम बॉर्डर के बहुत नज़दीक इसको डिप्लॉय करेंगे तो ये रेंज की एडवांटेज हमको इतनी ज़्यादा है कि सरप्राइज एंड डिसेप्शन एलिमेंट जो है वो आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि हर चीज़ आप सैटेलाइट से पकड़ लेते हैं आप। लेकिन इसके बावजूद कि सैटेलाइट से हर चीज़ आ जाएगी, कहाँ क्या डिप्लॉयड है, उसका एक्चुअली इफेक्ट जब बैटल डेवलप होगी तो कहाँ पड़ेगा, वो अब जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ गई है। ये एक बहुत बड़ा स्पिन ऑफ है, ये एक बहुत बड़ा डायरेक्ट इफेक्ट है बैटल फील्ड के ऊपर।
इन पूरी इंडक्शन जो हो रही है, मीडियमाइजेशन जो हुआ है, इतनी लॉन्ग रेंज की जो गन्स आ रही हैं, ये जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, ये एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से पूरा ये सेंसर टू शूटर कैपेबिलिटी जो बिल्ड हो रही है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब दुश्मन को हम सरप्राइज और डिसेप्शन में काफी ये जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा और अगर मैं दर्शकों के लिए इलोबरेट करके पूछूं, आप भी समझा पाएं कि संभवतः वो मतलब किस वजह से जो एज है, किस वजह से वो सरप्राइज एलिमेंट। देखिए, सबसे पहले तो ये तीनों गन्स मोबाइल है। एक हेलीकॉप्टर से चल रहा है, एक मतलब उसको धक्का देके भी ले जा सकते हैं। अच्छा। मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि इसका ट्रायल मैंने किया है। अच्छा, दूसरा तो एक जैसे साहब ने बताया है, वो तो बिल्कुल टैंक के ऊपर है, और तीसरा गन के पास एपीयू है ना। ये तीनों गन्स का जो है सरप्राइज का मतलब क्या, आप कहाँ, आपको अचंबा हो रहा है कि मतलब कहाँ से क्या आ रहा है। अगर मूवमेंट जो है वो सरप्राइज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। सबसे पहला चीज विच इज लिंक्ड विद सरप्राइज इज मूवमेंट, क्योंकि जैसे सामने इसको दूसरा बोला है डिसेप्शन। डिसेप्शन इज समथिंग, मतलब आप सोच रहे कुछ और हो गया कुछ और ये गन्स दे कैन अपीयर एनीवेयर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। मतलब फायर एंड मूव करने की भी yes, they have the capability of shoot and scoot। और ये जो ULH है, they have the capability। चलो, अभी साहब ने बोला है कि ठीक है, हम इस इलाके में, इस सेक्टर में हैं, जैसे हम ले लेते हैं हमारे, जैसे हम रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एक जगह में गन डिप्लॉयड है, आप देखते हैं नहीं आपका अटैक कहीं और है, तो साहब रहे हैं उधर, BGS रहे हैं उस फोर कोर में, वो उठा के उसको आप कहीं और ले जाओ, तो मतलब आप 100 किलोमीटर और कहीं पे ले जाओ, और टाइम आप एक हेलीकॉप्टर 100 मैक्सिमम एक डेढ़ घंटे में आप 100 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। अनुराग, इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। सन 62 की लड़ाई में एक छोटे से जहाज में लेटर एयर मार्शल लाल साहब ने एक AMX टैंक लैंड कर दिया था लद्दाख में। अब इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है कि जैसे जनरल साहब बता रहे हैं कि वो गन उठा के कुछ ही शायद आधे घंटे में एक से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी। नहीं मानेंगे कि ये सब हो सकता है, और हमने ये ट्रायल किया है। हम ये नहीं बोल रहे जो साहब बोल रहे हैं। देखिए, हर एक चीज़ जो फौज है, जब हम ये FMS टेक्नोलॉजी में असली में इतना डिटेल ट्रायल्स अलाउड नहीं है, बट हमारा इंडियन आर्मी फौज जो है वो मानती नहीं है। जनरल VK सिंह साहब थे, और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, उन्होंने बोला है हमको पूरा ये चीज़ पहले देखना है, पास करना है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसकी एक वजह भी है ना, वजह है अनुराग, वजह ये है कि जो भी इक्विपमेंट हम ले रहे हैं वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का है, और कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जिसमें भारत जैसी टेरेन और क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरिएशन की बात है। यहाँ पे -40 से लेके +50 का टेम्परेचर है। यहाँ पे टेरेन जो है जिस तरह की आप सोच सकते हैं, चाहे वो प्लेन है, चाहे रिवराइन है, चाहे वो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में लो माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स विद कवर वेजिटेशन कवर वाले हैं, माउंटेन्स विदाउट वेजिटेशन कवर वाले हैं। कोई भी टेरेन के बारे में, कोई भी क्लाइमेट के बारे में जो वेरिएशन आप सोच सकते हैं, सारी वेरिएशन हिंदुस्तान में है। तो मान लीजिए जो अगर ये तोपों का डिप्लॉयमेंट अगर अरुणाचल में सोच रहे हैं, उन्हीं का अगर आप लद्दाख में करेंगे, तो क्या कुछ परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा? नहीं, यही तो बात है, यही मजे की बात है कि पहले क्या है, इक्विपमेंट सेक्टर स्पेसिफिक हुआ करता था। अब ये इक्विपमेंट जो है सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा था कि इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सरप्राइज एंड डिसेप्शन में इतना कैपेबिलिटी में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि कोई सोच नहीं सकता है। और क्योंकि इंडियन आर्मी आज की तारीख में किसी भी देश के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल आर्मी है, इसलिए मैं दावे से ये बात कहता हूं कि इस इक्विपमेंट को ऑपरेशनलाइज करने में कम से कम समय लगेगा, और इस इक्विपमेंट को बना करके अपने एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप करने में भी वैसे ही कम समय लगेगा, प्रोवाइडेड मेक इन इंडिया का जो कैंपेन या जो गवर्नमेंट का एक जो कॉन्सेप्ट चला है, इसके ऊपर एक फोकस रहे और फोकस हटे नहीं। क्यों? हमारे पास जहाँ तक इंडस्ट्रियल बेस है उसकी कमी नहीं है। इंडस्ट्रियल बेस की सिर्फ एक फोकस चेंज करना है। अब तक वो इंडस्ट्री जो अपना हैवी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी प्रकार की इंडस्ट्री हो, एक प्रकार का आइटम बना रही थी, खाली फोकस चेंज करके उसने अब इस तरह का आइटम बनाना है। ना ही एंसिलरी यूनिट्स की कमी है कि कितनी एंसिलरी यूनिट्स जो है वो एंसिलरी सप्लाई कर सकते हैं मेन इक्विपमेंट के लिए। तो इन सब कैपेबिलिटी के चलते देश बहुत सक्षम है, सिर्फ जरूरत है तो फोकस तरीके से इस कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने की। आप कितने सहमत हैं? और जो हमारी एंसिलरी यूनिट है, कम से कम खासकर अगर TOT होता है और फिर हमारा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट चालू होता है, तो हमारा जो अभी तक का जो एफर्ट है वो कितना तैयार है? अनुराग, देखिए, दो बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात, हमारे मुल्क में जर्मन की सबसे बड़ी कारों की पार्ट्स यहाँ से बन के जाते हैं।
अगर वो कार्स का स्टैंडर्ड मीट कर सकते हैं तो मिलिट्री का स्टैंडर्ड भी मीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जर्मनी की सबसे बड़ी कारें जिनका मैं नाम नहीं लेने से गुरेज कर रहा हूँ, सबसे बड़े बड़े नाम, उनके पार्ट्स हिंदुस्तान से बन के जाते हैं। जी हाँ। मूविंग पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स, नॉट जस्ट रबर पार्ट्स, वो तो आसान है बनाने। मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स, दैट टू विद जर्मन प्रिसिजन टेक्नोलॉजी, यहाँ से बन के जाते हैं। दूसरी चीज, हमारी कंट्री की अपनी ओन्ड कंपनी ने न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बी बनाई है। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में चुनिंदा 4 या 5 मुल्क हैं जिन्होंने परमाणु पनडुब्बी बनाई है, उनमें से हम एक है जिसमें हमारी कंपनी ने बनाई है वो पनडुब्बी, सेल्फ मेड। तो उस दिशा में ठीक हमारे ठाक पास टेक्नोलॉजी सब है। एंसिलरी यूनिट्स, जनरल राय साहब ने कहा कि इट इज बिल्कुल है, अवेलेबल है हमारे पास, सिर्फ फोकस चेंज करने की जरूरत है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, दिशा देनी पड़ेगी, बस। ओके, आप कुछ कहना चाह रहे नहीं, हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब लोग तो बिल्कुल सही कहिए। तीनों गन्स का मैं बताना चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया किस तरह से होगा। अल्ट्रा लाइट हाउसर जो है, इट विल गो टू अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स। ओके। जो आपका ये धनुष है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बना रही है, तो विच इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है। और तीसरा जो गन है आपका जो वज्रा, वो LNT बनाएंगे। तो लुक एट द ब्यूटी। हम ये भी चाहते हैं कि और इसमें सर एडिशन जो बाकी गन्स आनी है एज पर द प्रोग्राम, जो आर्टिलरी गन प्रोग्राम है सन 99 का बना हुआ, जो सर ने पहले भी हिंट किया था, वो टोड गन्स, वो सब निजी सेक्टर में बनेंगी। ओके। मेक इन इंडिया निजी सेक्टर में तालमेल रख के सरकारी और निजी कंपनियों का, ताकि स्पीड बढ़ जाए। तो सरकारी कंपनीज ओवरवर्क हैं, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, स्पीड नहीं है। निजी कंपनियों के पास स्पीड है, पैसा है, स्पेस है। एक चीज़ और अजय, आप ही से शुरुआत की, इससे कितना डायनामिक्स चेंज हो रहा है? मतलब खासकर अगर हम चाइना के सेंट्रिक बात करें, पाकिस्तान सेंट्रिक बात करें, तो वो बैलेंस कुछ कितना होता है और उधर से किस तरह की रिएक्शंस आमतौर पर? मैं चीन से मुकाबला नहीं करूंगा बिल्कुल, ऐसा आई विल नॉट टेक दी थ्रेट ऑफ दैट, बिकॉज चाइना हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। मैं उसमें तोपों के मामले में मुकाबला नहीं करूंगा। हाँ, कन्वेंशनल वॉरफेयर में वी कैन मैच चाइना, सिर्फ अगर हम तोप की बात करें तो हम पीछे हमसे। ओके। दूसरी चीज, आने वाले जो दिन होंगे, आने वाली जो लड़ाई होगी, शॉर्ट होगी, क्विक होगी और रैपिड होगी। समय नहीं होगा आपके पास रिएक्शन चेंज करने का, बैटल प्लान चेंज करने का। तभी इन गन्स की जो K9 है या ULH जो नई आ रही हैं, उनकी जो मारक क्षमता है या उनकी स्पीड, एबिलिटी टू मूव है, वो बहुत क्रूशल होगी इस चीज में। पाकिस्तान के मुकाबले जब आप इमेजिन करें, जैसे मैंने शुरू में भी प्रोग्राम के शुरू में बताया कि 70 किलोमीटर की स्पीड पे एक गन टैंक रेजिमेंट के साथ चल रही है, मूवी कर रही है, आपके साथ ही चल रही है, और उसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। अब दुश्मन के पास ऐसी एक गन होनी चाहिए ना काउंटर करने के लिए, वो नहीं है उनके पास। उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है काउंटर करने के लिए, उस चीज को काउंटर करने के लिए। चीन के पास जरूर है, उनके पास। उनके आप कैसे देखते हैं वो जो बैलेंस है? देखो, सबसे बड़ी बात ये बैलेंस से ज़्यादा मैं ये देखता हूँ कि जो आपकी कैपेबिलिटी है ना, वो कैपेबिलिटी आपके डिटरेंस से रिलेटेड है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो एडवर्सरी 10 बार सोचेगा अगर वो कुछ खुराफात करना चाहता है तो। इन सब एक्विजिशन के चलते और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते जो हमारी कैपेबिलिटी में इजाफा होगा, वो कैपेबिलिटी डिटरेंस वैल्यू, कन्वेंशनल डिटरेंस को बढ़ा रहा है। ठीक है। और कन्वेंशनल डिटरेंस के बढ़ने से कोई भी देश जो है वो 10 बार सोचेगा इसके पहले कि कोई इस तरह की बात हो। बाकी जो हमने एडवांटेजेस बताई हैं, जो बैटलफील्ड में हमें फ़ायदे हों या जो उसकी एडवांटेज है, वो बात की बात है। तो सबसे पहला फोकस इस बात पे है कि डिटरेंस जो है, कन्वेंशनल डिटरेंस जो हमारा काफ़ी इन सब गैप्स के चलते एक तरह से घटता दिखाई दे रहा था। आपको पता है एयरफोर्स में भी काफ़ी कमी है, स्क्वाड्रंस की बहुत कमी है, और नेवी के चलते भी हम लोगों की कैपेबिलिटी अब इंडियन ओशन में बढ़ानी पड़ेगी, जिस तरह की इंडिकेशंस आ रही हैं। उस सब के चलते कम से कम जो ग्राउंड फोर्सेस की कैपेबिलिटी है, ये मीडियमाइजेशन प्रोग्राम जिस तरह से जल्दी से इसने तेजी पकड़ी है, कम से कम जो कन्वेंशनल डिटरेंस बॉर्डर के संदर्भ में, तो उसकी वैल्यू जो है, वो डिटरेंस जो है वो काफ़ी अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड हो जाएगा। ये जो है मैं सबसे बड़ी इसकी इमीडिएट वैल्यू देखता हूँ, और आने वाले समय में जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है फिर आप कन्वेंशनल डिटरेंस आपको मजबूत हो रहा है, तो आपकी जो वॉरफेयर की जो अपर स्पेक्ट्रम में वो चीज़ें जो है वो फिर उसमें गैप कम होता जाएगा। तो ये जो है एक सबसे बड़ा देश के लिए सेफ्टी पॉइंट हो जाता है, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिहाज से। ओके, आपका रिएक्शन भी, मतलब जो खासकर एक बैलेंस की बात आती है और वो डिटरेंस के तौर पर कितना इफेक्टिव होगा? देखिए, एज फार एज चाइना इज कंसर्न, उसके पास इक्विवेलेंट गन्स हैं। जैसे आई थिंक अजय बनर्जी और साहब ने करेक्ट बोला है, दे हैव गॉट इक्विवेलेंट गन्स। उनका नॉरिंको कंपनी है जो कि गन्स बनाती है, एंड उनका जो है कोलैबोरेशन और उनका टेक्नोलॉजी, दे हैव बीन
एबल टू मैच विद द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनका ये चीज़ है कि दो चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं, एक है रिवर्स इंजीनियरिंग और दूसरा है to what you call get by stealing by various means. Various methods. So they have been using both reverse engineering and this, and it has gone to such a degree. जैसे अभी एक सुखोई एयरक्राफ्ट लेना था उन्होंने रशिया से, उन्होंने बोला सिर्फ हम 3 लेंगे, जो लेटेस्ट उन्होंने Su-27 और Su-35 लिया, सॉरी जो Su-35 उन्होंने सिर्फ 3 बोला, बट उन्होंने रशिया बोला 24 आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 3 लेके उसको जो है रिवर्स इंजीनियरिंग का। सो चाइना इज रियली definitely ahead of us in terms of all capabilities. As far as Pakistan जो है, पाकिस्तान के पास 155 52 कैलिबर उनके पास टर्की से गन मिला हुआ है। टर्की को हमने भी जब ये 1552 कैलिबर का हमने जब ये RFP निकाला था तो हमने उनका कंपनी को भी दिया था, बट उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बारे में मैं टर्किश जो राजदूत उनको पूछा भी, क्या आप हमें इसलिए नहीं दे रहे हो कि पाकिस्तान के कारण? साहब बोला कि मेरे को पता ही नहीं है, बट मुझे पता है, क्योंकि जनरल डायनेमिक्स जो अमेरिका का है वो भी उसने भी जवाब नहीं दिया। हालांकि हमने ये सारे गन्स के बारे में, क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी था मेरा, क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री थे एंटनी साहब थे, उनके अंडर ये सब हो रहा था, तो वो चेक करते थे कि हमारा काम बिल्कुल सही परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो अगर सही नहीं हो तो दोनों साहब को पता है वो कि हम भी ब्लैकलिस्ट होंगे, वो भी। तो उन्होंने जो जनरल डायनेमिक्स USA हमें ये चेक करना पड़ा, और एम्बेसडर सुजाता मेहता अभी रिटायर करके कोई MEA में अभी एडवाइजर बने अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखा है कि मैंने डिफेंस अटैशी को भेजा है कि RFP लेकर, पर जनरल डायनेमिक्स USA का जवाब नहीं दिया और टर्की से जवाब नहीं आया। अभी क्यों नहीं आया है, किस लिए नहीं आया है, ये वो पता है, बट इतना हमको पता है कि टर्की को पाकिस्तान के गन्स मिले हैं। चाइना का जो है बहुत जगह से टेक्नोलॉजी आ रहा है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का चला है। ब्रेक के बाद इन तोपों की और खूबियों के बारे में बातचीत करेंगे, और जिस हिसाब से पिछले कुछ समय से खासकर सरकार के आने के बाद एक बाइंग स्प्री पर इंडियन आर्मी या कहें कि भारतीय सेनाएं हैं, वो कहाँ तक बदलेगा सिनारियो, चर्चा उस पर भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। तो भारतीय सेना के हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर पिछले कुछ महीनों में चीज़ें कुछ ठीक हुई हैं, और खासकर हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसे तोपों की खरीदने का सौदा तय हुआ है जिससे कि भारतीय सेना की जो मारक क्षमता है उसमें इजाफा होगा, और जिस हिसाब से चीज़ें हैं। लेकिन हम ब्रेक में जाने से पहले तोपों की कैपेबिलिटीज़, एक्यूरेसी की बात तो कर रहे हैं। जनरल चक्रवर्ती, एम्यूनेशन का एक खतरा आया था उस ज़माने में जब हमने 99 का करगिल वॉर देखा था। इसके ऊपर किस तरह की स्थिति है कि एम्यूनेशन कहाँ से आएगा, उसकी क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, एम्यूनेशन जो है ये तीनों गन के लिए सेम एम्यूनेशन है, इंडियन एम्यूनेशन 155 मिलीमीटर जो OFB बनाते हैं। बट अभी जो एम्यूनेशन हमारे पास है, देखिए एम्यूनेशन का कैलकुलेशंस ये हर टाइम टीवी पे भी डिस्कस हुआ है, 30-30 कॉन्सेप्ट है। अभी हमारे पास जो अभी कुछ दिन पहले ओपन सोर्स पे आया कि 10 दिन का एम्यूनेशन तकरीबन है अभी हमारे 10 दिन का लड़ाई के लिए। नाउ ये लड़ाई किस किस्म का होगा ये भी सब लोगों ने, दोनों ने बहुत अच्छी ये मुझे लगता है मीडिया के हिसाब से तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास इतने दिन का एम्यूनेशन बचा हुआ है, लेकिन वो किस इंटेंसिटी की वॉर के लिए बचा है और कहाँ पर है, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उस समय। नहीं, ये सब इतना आपको यकीन दिला सकते हैं कि जो एम्यूनेशन है वो बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। ओके, एंड आपको कोई इसके बारे में कोई ये नहीं, और एम्यूनेशन इस तरह से रखा गया है कि आप अगर बोले कि 5 मिनट में फायर करना है, कई जगह पे तैयारी है। ये भी आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। बट ये कितना संख्या में चाहिए और कितना दिन के लिए हम लड़ाई करने वाले हैं और किस किस्म का चाहिए, जैसे साहब ने बोला है 155 mm का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी बन सकता है। इसके ऊपर बहुत हमें एक डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गन आ गए हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम इसके बारे में सोचते थे, अभी तो बोफोर्स गन है, 410 गन है, 410 में से अभी 390 रह गए हैं, तो उसके लिए 155 का एम्यूनेशन जो है वो चल जाएगा। अब ये चलता है नहीं चलेगा, इसका डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या 155 mm के लिए चाहिए, अगर हमने डिस्क्लोज भी नहीं करना है। और तीसरा चीज़ हमने ये देखना है, अगर ये एम्यूनेशन हमने रखना है इतना क्वांटिटी में, किस तरह से इसे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे और इसका किस तरह से मूवमेंट होगा। ओके,
आप कैसे देखते हैं इसका मतलब, जो खासकर आप साथ में जोड़ रहे हैं कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी अगर फायर करने का ये खबर जाता है, ये खबर होता है, तो उससे उसका भी कितना असर रहेगा? देखिए, इन सब के अलावा अभी दो बातें जो अभी हमारी डिस्कशन में नहीं आ पाई हैं। एक तो ट्रेनिंग का मुद्दा है। जी हाँ। कोई भी ये ऑपरेशनल इक्विपमेंट जब आता है, इस पे ट्रेनिंग जो है इस दर्जे की होती है कि लड़ाई के मैदान में जब फायर चल रहा हो, जब ऑर्डर्स की कमी हो और जब इतना कुछ डेंजर हो हर इंडिविजुअल को, तो वो अपने ये भी भूल जाता है कि मेरा बायां हाथ कौन सा है, दाहिना हाथ कौन सा है। तो जो एक इंस्टिंक्टिव ट्रेनिंग उतने दर्जे की होती है कि जब उसको कुछ एक्टिविटी करनी होती है इक्विपमेंट के साथ, तो बिल्कुल इंस्टिंक्टिव होती है वो। एकदम ऑटोमेटिक तरीके से उसका शरीर जो है वेपन और उसके साथ इतना जुड़ा हुआ रहता है कि सब कुछ ऑटोमेशन में चल रहा है। तो उस लेवल की ट्रेनिंग करके इसमें इस तरह की माहिरियत हासिल करने के लिए, ये मानते हुए कि इसकी इंडक्शन जो टाइम फ्रेम सुनने में आ रहा है उसके हिसाब से अगर आता है तो कम से कम 3 to 5 years लगेगा उस तरह की माहिरियत हासिल करने के लिए, उस तरह की ट्रेनिंग की उस दर्जे को पहुंचने के लिए। दूसरी बड़ी बात जो अब तक डिस्कशन में हमारी नहीं आ पाई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, इन सब चीज़ों का आ जाना एक बात है, इनको डिप्लॉय करना और इनको मूव करना, इनके लिए सिक्योर स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता है, इनके अम्युनिशन स्टोरेज के इश्यूज हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूवमेंट के लिए रोड्स, रख रखाव के लिए शेड्स, और जितने भी इस तरह की हार्डन्ड किस्म के जो स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे हमारी इनकी डिप्लॉयमेंट होगी, जो ऑपरेशनल एरियाज हैं वो बहुत ही मौसम के लिहाज से, टेरेन के लिहाज से मुश्किल है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी गवर्नमेंट को बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा, खासकर माउंटेन्स में, खासकर ईस्टर्न सेक्टर में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग नहीं इसके साथ साथ अपग्रेड करते हैं, तो सिर्फ ये इक्विपमेंट अपग्रेड होने से, सिर्फ ये कुछ गन्स के आ जाने से, जो भी हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं, उससे सिर्फ कैपेबिलिटी एक थ्योरेटिकल तरीके से ही बढ़ पाएगी। अगर हमें वो काबिलियत नहीं है कि हम इसको ज़मीन के ऊपर लड़ाई के हालात के हिसाब से मूव कर सकें इसको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग जो है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसके लिए इक्विपमेंट इंडक्शन के साथ लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि अगर हाई एल्टीट्यूड पर, अगर खासकर अरुणाचल में अगर डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर उस एरियाज में खड़ा करने से तो बेहतर है कि जहाँ पर भी हो सकता है वहाँ किया जाए, क्योंकि इसकी मोबिलिटी अगर बेहतर है तो उसको पर एज एन रिक्वायर्ड उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस भी हैं। और उस मूवमेंट के अंदर जो है, ये मौसम वहाँ पे ऐसे बदलता रहता है कि जिस मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, सडनली मूवमेंट आप नहीं कर पाए, और जितना आप पीछे उसको डिप्लॉय कर रहे हैं उसकी रेंज आप लूज कर रहे हैं। तो इसलिए और कनेक्टेड इशूज़ भी हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, गवर्नमेंट को इस बात से नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए इस चीज़ को कि ट्रेनिंग इस इक्विपमेंट के ऊपर और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी उसी प्रकार से ध्यान देना पड़ेगा जिस प्रकार से हम इस नए इक्विपमेंट की इंडक्शन कर रहे हैं। अजय, कितना सहमत और उसके लिए क्या तैयारी है, मतलब उसकी तब कंसर्न है क्या? देखिए अनुराग, मैं सबसे पहले तो एक सराहना देना चाहूँगा रक्षा मंत्रालय को। आप अगर देखें, हमारी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है, इन तोपे फायरिंग कैपेबिलिटी के बीच में आती है। हम एंटी टैंक मिसाइल्स ले रहे हैं, जब सबसे छोटी मिसाइल, उसके बाद हमने ये गन्स इंडक्ट कर रहे हैं जो कि 40 किलोमीटर मारक क्षमता रखती है। ब्रह्मोस के हम रेजिमेंट बढ़ा रहे हैं जो कि 300 किलोमीटर मारती है, हम सब उसकी क्षमता जानते हैं। और जो मल्टी बैरल फायर्ड रॉकेट हैं स्मर्श, उनके हम और रेजिमेंट्स इंडक्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, ये अकेला एक तोप नहीं है। ATGM से लेके और ब्रह्मोस तक ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हमारे पास। और सबसे बड़ा इनके ऊपर जो है एयर डिफेंस के लिए S-400 जो रूस से हम ले रहे हैं अक्टूबर में, जो तो वो सबसे बड़ा इनके ऊपर हो गया। दैट इज अ कवर, एयर डिफेंस कवर। मगर हमारी जो मारक क्षमता है उसका बड़ा वाइड रेंज है, कोई ये छोटा रेंज नहीं है। और ये बड़ा एक, अगर आप इसको मिलिटरीली देखें तो जब सामने प्रतिद्वंदी इसको ऐसे देखता है, जैसे जनरल साहब ने बताया कि वो प्रतिद्वंदी उसको देख के एक बार सोचता है कि अब हम करें क्या। सो डेटरेंस कैपेबिलिटी जो सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ तक कि सेना की ट्रेनिंग का सवाल है, हर गन पे मैं बड़ी नज़दीक से सेना को 10-12 साल से कवर कर रहा हूँ। सेना की ट्रेनिंग बहुत आला दर्जे की है। आप ये जनरल साहब जानते हैं बिल्कुल कि वो अपनी ट्रेनिंग कर लेंगे, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको स्पीड पे करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्ड पेन्स, मान लीजिए आपने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर दी 1 करोड़ लाखों रुपए की गन की, और वो ऊपर से UAV उसको देख रहा है, तो उसका फायदा कोई नहीं, उसका फायदा क्या है। उसको हार्ड पेन चाहिए। और उधर उस एरिया में तो जो कि वेदर और तमाम तरह की प्रॉब्लम भी होती है। एक ये ऑपरेशनल चीज़ों के लिए और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, सर्वेलेंस के लिए, एक्यूरेसी के लिए, वो उसके लिए क्या क्या और ज़रूरत पड़ती है? देखिए, मेन चीज़ आप लोगों ने कवर कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इज बहुत ही ज़रूरी है। और अभी मैं आता हूँ टारगेट्स। जी,
अभी ऑपरेशनली देखिए कोई भी गन आए तो गन तो 40 किलोमीटर फायर करेगा, पर वो गन के साथ 2-3 चीज़, सबसे पहले क्या टारगेट है उसके लिए, वो टारगेट क्या, किस तरह से हम एक्वायर करेंगे या किस तरह से पता लगेंगे कि वो टारगेट है। ठीक है। और नेक्स्ट हम जब फायर करेंगे, ज़रूरी नहीं वो चाहे कितना भी एक्यूरेट हो सकता है, वो और भी अच्छा हो सकता है। अगर जैसे आप गोली कभी फायर करते हो कोई हिंदी पिक्चर में, आप देखोगे एक गोली से जो है वो पहले गिरता नहीं है। अभी मैंने एक पिक्चर नाम शबाना देखा, उसने 3 गोली फाइनली जो है वो लेडी को मारना पड़ा, जबकि वो फाइनली गिरा नीचे। सो इसी तरह से राउंड भी करेक्ट करने के लिए तरीके चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जानने के लिए कि कौन सा टारगेट्स है, ठीक है, वो ऑपरेशनल प्लान से आपको निकलेगा। एक तो सर्टेन टारगेट्स जो कि आप पहले से ही, और दूसरा है जैसे साहब ने बोला है शेपिंग द बैटल, मतलब बैटल के साथ साथ क्या क्या टारगेट्स है, और ये टारगेट सब डेप्थ में होंगे, कुछ सामने होंगे। नाउ डेप्थ के टारगेट्स के लिए जैसे या तो आप मतलब यूएवीज का इस्तेमाल करें, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करें, या आप एक एरोस्टैट बोल के एक चीज़ है जो भी हम इंडियन आर्मी के लिए ले रहे हैं, वो एरोस्टैट का इस्तेमाल करें, जिससे आपको पर आजकल के वॉरफेयर में आमतौर पर तो सैटेलाइट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हेलीकॉप्टर से भी टारगेट्स की हेलीकॉप्टर्स one of their task is this they to engage artillery। देखिए उनका प्राइमरी टास्क आर्मी एविएशन का ये है टू एंगेज टारगेट्स इन डेप्थ, आज भी क्लासिकली। बट क्या हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, you may not use it। Then you got attack helicopters also। Attack helicopters का जो है वो भी beyond visual range अटैक कर रहे हैं। उनका जो है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इज द मिसाइल, और you can be go up to 10 किलोमीटर जो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। सो 10 किलोमीटर तो हेलीकॉप्टर से अभी अपाचीज आ रहे हैं, you will be able to go। सो ये टारगेट को एक्वायर करने के तरीके ये मैंने कुछ बताएं। फिर एक ग्राउंड ऑब्जर्वेशन में भी आपके पास बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स हैं, आपके पास एक लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम है व्हिच गिव्स यू वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बोथ बाय डे एंड नाइट। तो इस तरीके से आप टारगेट्स को एक्वायर कर सकते हो। यू कैन आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि टारगेट कहाँ पे मूव करता है, और ये देन अकॉर्डिंगली आप इसको फायर कर सकते हो, एंड देन जहाँ पे राउंड गिरा है वो राउंड को यूएवी से करेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ताकि देखिए सर, जैसे राउंड अगर एक पॉइंट पे गिरा है और टारगेट आप चाहते हो कि और कहीं पे जाए, तो वो करेक्शन आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे साहब ने करेक्ट, या तो आपने स्पेशल फोर्सेस क्या स्पेशल इंट्रूजन टीम्स भेजे, जो कि एक बहुत विच इज़ अ वेरी बोले एक्सपेंसिव मैटर टू डू। उससे अच्छा आप एक हेरॉन उड़ाए, हेरॉन से हमने प्रैक्टिस किया, हेरॉन से हम फायर को करेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट करके फिर हम देखते हैं। फिर ये नहीं, करेक्ट करने के बाद आप देखना चाहते हो क्या ये टारगेट डैमेज हुआ या नहीं। अच्छा, उसकी वो भी चाहिए हमको, व्हाट इज नोन एज पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट। देखिए मॉडर्न वॉरफेयर है जो आर्मी से बैनर्जी साहब ने बिल्कुल, अजय साहब ने बिल्कुल करेक्ट कहा है। गॉन आर दोस 62 वॉर्स, नाउ यू वांट टू नो कि टारगेट अभी भी क्या जिंदा है, और इज इट does it merit more fire, target persist or not, so this is the major issue। exactly, enemy UAV will be seeing you, what you are doing। अच्छा, now next thing is अभी ये UAV उड़ रहा है, what is the air protection for it। साहब ने बोला उनके पास भी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, क्रोटेल है, यहाँ पे S-400 साहब ने बोल दिया है। so now how do you protect your UAV, what are the electronic warfares which you are going to use। And last point which I want to say is you have got to combine this whole thing with what is known as a network centric capability। जहाँ पे साहब बोला है कि पूरा everybody has to be a part of the battle, your communication systems, your what you call target acquisition systems, your surveillance systems, your engagement systems, and finally your post strike damagement assistance system। तो अगर देखा जाए ये पूरा लिया जाए, आई एग्री विद बोथ जनरल, एक बहुत ही लंबा काम आता है, इक्विपमेंट तो आ जाता है, बट उसके साथ साथ वो बहुत सारे आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अनुराग कहते हैं कि कोई भी चेन जो है उसकी कितनी ताकत है वो उसकी सबसे कमज़ोर लिंक पे डिपेंड करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले 4 दशकों का अनुभव रहा है इंडियन आर्मी का, हमारी सबसे बड़ी एक कमज़ोर कड़ी है इक्विपमेंट की मेंटेनेंस।
और जितना ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होता है उसकी मेंटेनेंस उतनी ही केयरफुली करनी पड़ती है। इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जब इक्विपमेंट इंडक्ट हो रहा है तब से लेके कब इस्तेमाल होगा कोई कुछ कह नहीं सकता है। लड़ाई कब लगेगी किसी को क्या मालूम, किसी को नहीं पता। तो हो सकता है इक्विपमेंट 10, 15, 20 साल तक वो आ करके तैयार हालत में रखा जा रहा है, इस्तेमाल कब होगा मालूम नहीं। और अब जबकि हम ये देख रहे हैं मेक इन इंडिया के चलते ज़्यादातर इक्विपमेंट यहीं पे बनेगा, आवश्यकता इस बात की होगी कि इंडियन आर्मी के जो मेंटेनेंस एशलॉन्स हैं, हमारी जो ईएमई की टीम है या हमारे वो लोग जो उस इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, उनको जो है इक्विपमेंट बनाने से लेके उसके असेंबली लाइन से निकलने तक उनको साथ रखा जाए, उनको ट्रेन किया जाए ताकि उस प्रोसेस का हिस्सा रहे वो, उस प्रोसेस का हिस्सा रहे वो। अगर उनको उस तरीके से नहीं ट्रेन करेंगे तो या तो प्राइवेट प्लेयर्स इसके मेंटेन करने के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उसमें जितना बजट ड्रेन डिफेंस का होगा बहुत महंगा पड़ेगा। ओके। ये हम देख रहे हैं अभी जो इक्विपमेंट आता है उसका जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में 12 से 14% उसका चला जाता है सिर्फ एएमसी के लिए। ओके। 12 से 14% बहुत हैवी है। इक्विपमेंट जितना पुराना होता जाएगा, ये 12 से 14 वाली फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए है, बाद में बदलता जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि उसके साथ साथ ये पॉलिसी भी निकले नहीं, कि तो आपने ये बात 2 बार उठाई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक तो हमारी वहाँ पर जहाँ भी इन चीज़ों को रखें वो तो फैसिलिटीज ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, और दूसरी है ट्रेनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस के जो लोग मेंटेन करेंगे, इसके जो स्पेयर्स आएंगे, इसके जो मेंटेनेंस की एंसिलरी कैपेबिलिटी जो चाहिए होगी एक लगातार तरीके से, उसको अगर हम नहीं फाइन ट्यून करते हैं तो आने वाले समय में होगा क्या? इक्विपमेंट आ गया, 3 to 5 ईयर्स में आपने ट्रेन करके इसको फील्ड कर दिया, इस्तेमाल कब होगा लड़ाई के मैदान में ये मालूम नहीं है। तब तक अगर उसका मेंटेनेंस जब उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ी तो आपकी कार के पहिए जम गए, टायर टूटा हुआ है, अगर वो पहली ब्रेकडाउन हुई तो किसी को मालूम नहीं है इसका करना क्या है। ये जो है, हाँ, इस तरह की इक्विपमेंट एक्विजिशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये मेंटेनेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन चाहिए इसकी। जी सर, ये तीनों इक्विपमेंट में एक चीज़ हमने किया, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत इंटीमेटली सब ये पॉइंट हमने मतलब खरीदते वक्त ही किया। ये तीनों इक्विपमेंट आप ले, अब मैं धनुष के बारे में एक एक करके लेता हूँ। धनुष का जो है फैक्ट्री R506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर में उसके राइट हैंड पे है, जो कि ईएमई का है। हमने उसको लगाया, उसको राइट फ्रॉम डे 1। ओके। मैं उधर था, मैं बोला वो जो कमांडेंट साहब थे, मैं बोला प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप पहले दिन से ही, क्योंकि ये चीज़ जो साहब बोल रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आपका ऑडी गाड़ी आ जाती है, उसके बाद उसका एक शीशा के लिए आपको शायद 1 महीना इंतजार करना पड़ता है कि जर्मनी से आ रहा है, कि आपका क्या साइड मिरर किसी ने ठोक दिया है। तो एग्जैक्टली साहब ने कहा ये तो धनुष के लिए किया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसका जो ULH। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने कम आर्टिलरी के लोग भेजे, हमने DGQA और EME के ज़्यादा लोग भेजा अमेरिका में सबसे पहले इसका ट्रेनिंग के लिए। फिर हमने ट्रायल्स में भी हमने कम हमारे आर्टिलरी के लोग लिए। मैं बोला इनको ज़्यादा भेजो, और ये जो है पूरा इन्होंने इनका एक ट्रायल्स होता है जिसको कहते हैं मैग ट्रायल्स, मेंटेनेंस एंड व्हाट यू कॉल जनरल एफिशिएंसी ट्रायल। मैग ग्रुप्स होता है EME का, विच डज वेरी डिटेल्ड ट्रायल। नहीं, पर मैं इसको रोका आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे आप दोनों बात कह रहे हैं, क्या मेंटेनेंस इज मीन मैटर ऑफ कंसर्न इंडियन आर्मी? इट इज नॉट, इट इज व्हाट यू कॉल एक्सट्रीम कंसर्न ऑफ एनी आर्मी इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। कोई भी आर्मी हो, you'll find the serviceability rate even of the United States guns and Chinese guns are very bad. Indian Army is a very dynamic army. We must thank that we are always faced with opposition, and that's why we are forced to maintain. तो maintenance is a major issue. आपके पास अगर कार हो तो major issue is maintenance, कि हवा है या नहीं, क्योंकि पंप में जाओगे वो 7 बजे के बाद वो पंप वाला चला जाता है। तो अजय, आप कैसे देखोगे इसको? मेंटेनेंस का कंसर्न रहेगा, और क्या ये MOD की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता है? 30 साल से बफर्स मेंटेन हो रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं? पुरानी गन्स में से पार्ट्स निकाल के हमारे पास। वो तो आप दूसरी बात बता रहे हो। वही आ रहा हूँ, अच्छा, वही आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ओके, पुरानी गन्स में से पार्ट्स निकाल कर। But that shows the मजबूरी भी और दूसरा एक्सपर्टीज भी है, एक्सपर्टीज भी है। मगर ऐसी एक्सपर्टीज हमें माशाल्लाह नहीं चाहिए। ओके, हाँ, ठीक है, हाँ, ऐसी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, है पर नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर हमने 410 गन खरीदी थी तो 410 आज भी हमारे पास होनी चाहिए।
ओके हमारे पास वो नहीं है, बिकॉज उनमें से पार्ट्स निकल के और गन्स में लग चुके हैं। ओके हर गन का हर पार्ट का एक कंज्यूमेबल होता है, कुछ साल उसकी लाइफ होती है, उसके बाद उसमें एक नया लगाना पड़ता है। वो एयरक्राफ्ट हो, गन हो, कुछ भी हो, मिलिट्री इक्विपमेंट में ये है कि यू रिप्लेस द पार्ट। ओके तो वो मेंटेनेंस की बात जैसे सर बता रहे हैं, वो कॉस्ट बढ़ेगा उसका। आपको वो मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पर जो तीनों गन आप बना रहे हैं, तीनों आर्टिलरी गन्स का आपको यहीं पर स्पेयर्स तैयार करने पड़ेंगे। तो शायद ये नहीं तो वो बॉफर्स वाला काम होगा, 410 ली थी और अब कम रह गई, गन निकाल के दूसरे में पार्ट लगा रहे हो। ओके इसके इंडक्शन की बारे में कब तक है, ऑपरेशनल रेडीनेस के बारे में कब तक की खबर है कि जी 3 साल का टाइम दिया गया है K9 वज्रा को। ओके जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ट गन है, जो कि टैंक रेजिमेंट के साथ चलेंगी। हमारे 3 स्ट्राइक कोर हैं पाकिस्तान के सामने जो फेस करते हैं, उनके साथ मोस्ट लाइकली डिप्लॉय होंगे। ये 3 साल का टाइम उनको है। और ULH के मेरे ख्याल उनको भी मेरे ख्याल 24 महीने का टाइम है या 36 महीने का टाइम है उनके पास। फर्स्ट गन 18 महीने में आ जाएगी, धनुष के 6 आ गए हैं और 114 और आ गए हैं। 114 और आ तो उनको भी एक टाइमलाइन दिया गया धनुष को। ये नहीं कि सरकारी कंपनी भी देते रहना धीरे धीरे, भाई ऐसा नहीं है। उनको भी आर्मी ने टाइमलाइन दिया है कि टाइमलाइन दोगे तभी पैसा मिलेगा। पहले क्या होता था, पैसे OFB को दे दिया, OFB बना रहा धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं है, आप जितनी बनाएंगे उतने पैसे लीजिए, जितनी बनाएंगे उतने पैसे लीजिए, टाइमलाइन दिया हुआ है। अच्छा एक बात जो जनरल राय कह रहे थे वो कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड के भी इस्तेमाल की प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर खबर है, उसके बारे में आर्मी का और MOD की तरफ से किस तरह का है, या वहाँ चुप्पी है आमतौर पर? चुप्पी, वहाँ पर चुप्पी है आमतौर पर, लेकिन वो डिटरेंस के तौर पर तो ठीक है। चुप्पी है, लेकिन देखिए ऐसा मान के चलना पड़ेगा जैसे कि अब आजकल मीडिया में आने लगा है कि जो हमारी पहले नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी थी उसमें चेंज है, उसमें चेंज। पाकिस्तान बहुत परेशान है हम उससे। कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, कई चीज़ें उसको वेग रखना, उसको उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखना ही सही रहता है। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है अपनी कैपेबिलिटी के देखते कि कहीं से बोरो कर के वो जो है अपना टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन बना के हम पे डालने की बात सोच सकता है। हमारे पास ये कैपेबिलिटी है ही, तो चुप रहना ज़्यादा सही है। नहीं बट आई वाज गोइंग थ्रू द पाकिस्तानी मीडिया, जब से ये नरेशन इंडिया में चालू हुआ है वो बहुत परेशान हो गए। परेशान वो इसीलिए हो गए हैं कि ये इन चीज़ों को डिक्लेयर करने की आवश्यकता है ही नहीं। जितना ही ये वेग रहेगा, ऑप्शन आपके पास है, कौन रोकने वाला है? और पता क्या चलेगा कि जो आ रहा है वो न्यूक्लियर है कि नहीं है। जी दोनों बिल्कुल ठीक है। मैं इतना कहता हूं कि जब हमने ये 155 को हमने सिलेक्ट किया, मेजर इशू हमने ये, मतलब मैं खुद था इसमें पढ़ाई किया कि ये गन जो है अगर ज़रूरत पड़े तो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकता है, नहीं तो हम कैलिबर कुछ और भी ले सकते थे। रशियन लोग हमको बोल रहे थे 152 लो, हमने क्यों 155 लिया? ये हमने किसी ये सरकार और कुछ नहीं, ये मेरे जैसे आदमी ने बनाया कि हमने, और ये प्लान जब बनाया तो मैं ये बोफोर्स लेके स्वीडन से आया था, तब मुझे 155 में मतलब एक मेजर साहब थे तो बहुत जोश था। तो मैंने ये पूरा, जब मैं यूरोप में था तो ये पूरा चीज़ें जो साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश था दिमाग में। तो मेरे को बुलाया गया और बोला कि प्लीज़ फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मेंटेनेंस का बड़ा प्रॉब्लम दे रहा था जो बैनर्जी साहब बोल रहे हैं। और हम एक तरह से थोड़ा सा कट करूंगा लास्ट, मतलब मैं अजय कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए, बॉफर्स गन की एक फायरिंग कैपेबिलिटी थी। एक सिस्टम होता है उसका, गनर एक वो बनाता है, उसका सिस्टम बनाता है कहाँ फायर होगा, कैपेबिलिटी से आप OP पोस्ट हुआ करती थी। अब वो एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट आज के ज़माने में नहीं लग सकती, बिकॉज एनिमी विल ब्रिंग यू डाउन इमीडिएटली, तो वो भूल जाइए आप। तो आज के ज़माने में हम जो चेंज हो गए, जो तीनों जो गन्स आ रही हैं, इनकी सबसे बड़ी बात पता है कि दे आर इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्टेड है विद द बैटल कमांडर जो पीछे बैठा है। बैटल कमांडर सामने तोप नहीं चला रहा होगा, एक बैटरी होगी या एक आर्टिलरी रेजिमेंट होगी जिसको एक यंग कर्नल साहब या लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हेड कर रहे होंगे। जो बॉस है वो पीछे बैठा होगा, सारी पिक्चर देख रहा होगा वो UAV से। उसके पास शायद 300 किलोमीटर के स्प्रेड की पिक्चर आ रही होगी। तो आर्टिलरी गन बैटल टोटली चेंज हो चुकी है। कारगिल में जैसे हमने देखा कि बॉफर्स फायर कर रही है और पहाड़ के ऊपर अपने पाकिस्तानी सेना के ऊपर फायर करना है, वो हमारे पास एक वो इमेज है दिमाग में हम सबके। राइट बॉफर्स एक फायर कर रही है उसके ऊपर, हमारे पास एक इमेज है पिछले 20 साल से कि आर्टिलरी बैटल ऐसे होता है। आज वो चेंज हो गया है। 300 किलोमीटर का बैटल फ्रंट पीछे ब्रिगेडियर साहब बैठे देख रहे होंगे, और बड़ा बैटल फ्रंट और पीछे दिल्ली में सेना हेडक्वार्टर में दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। इन केस अगर बड़ा बैटल फ्रंट खुलता है, अगर छोटा खुलता है तो पीछे बैठे देख रहे होंगे, और आर्टिलरी गन के जो कमांडर्स होंगे उनको इंटरकनेक्टेड है सब कुछ पीछे से। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक जी इंटरकनेक्टेड, बट आई वुड नॉट से स्टिल टोटली नेटवर्क सेंट्रिक। नेटवर्क सेंट्रिक विल बी कि लाइव इमेजेस आ रही हैं और वो वापस सबको रिले हो रही हैं, इन अ वे रिले हो रही हैं। हार्डन्ड वो आ रहे हैं हैंड हेल्ड सिस्टम्स जिससे रिले हो रही हैं, बट वो हम अभी उसको ट्रायल्स कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेशन चल रहा है, बड़ा लंबा प्रोसेस है उसका। बट अभी हम उस स्टेज पे आने वाले हैं, शायद कुछ महीनों में, कुछ सालों में उस स्टेज पे आने वाले हैं।
चलिए, तो मच नीडेड और थोड़ा देर से ही सही, हालांकि 30 साल का पीरियड है, पर उसके हिसाब से एक भारतीय सेना के लिए एक अच्छी खबर। बहुत धन्यवाद, समय खत्म हो रहा है। आज आपका भी धन्यवाद, जल रहा है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और चक्रवर्ती आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आईडी मैम ने आज जानने की कोशिश करी कि आखिरकार एक लंबे समय के बाद भारतीय सेना को एक बेहतर तोपें मिलेंगी, और इससे संभवतः जो डायनेमिक्स है वो भारतीय सेना के पक्ष में ज़्यादा बेहतर जाता हुआ दिखाई देता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।